वाई डू एटम्स कंबाइन? एटम्स आपस में क्यों मिलते हैं? टू बिकम मोर स्टेबल, क्योंकि एटम्स ज़्यादा स्टेबल होना चाहते हैं, ज़्यादा मुस्तहकम होना चाहते हैं। ना सिर्फ एटम्स बल्कि कायनात की हर चीज़ ज़्यादा स्टेबिलिटी चाहती है। मिसाल के तौर पर पानी ऊंची जगह से नीची जगह की तरफ बहता है ताकि वो ज़्यादा स्टेबल हो सके। लेकिन एटम्स तब स्टेबल होते हैं जब उनके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएं या 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएं। ये 2 इलेक्ट्रॉन या 8 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं आखिरी शेल में, इनको हम नोबल गैस कन्फिग्रेशन भी कहते हैं। नोबल गैस से क्या मुराद है? ये हमारे सामने पीरियोडिक टेबल के 8 ग्रुप्स हैं। पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप, ट्रांजिशन एलिमेंट्स को मैंने यहाँ जाहिर नहीं किया। तीसरा ग्रुप, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और ये 8वां ग्रुप। इस 8वें ग्रुप को नोबल गैसेस भी कहा जाता है। इसमें हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन और ओगेनिसन जैसे एलिमेंट्स शामिल हैं। और ये सब की सब गैसेस हैं और ये सब की सब स्टेबल हैं। सबसे ज्यादा स्टेबल एलिमेंट पूरे पीरियोडिक टेबल में से वो ये नोबल गैसेस हैं। पहला एलिमेंट हीलियम, जिसके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसका एक ही शेल है और वही इसका आखिरी शेल है। नियॉन में आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। ऑर्गन में आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। सो 2 इलेक्ट्रॉन्स का पूरा होना या 8 इलेक्ट्रॉन्स का पूरा होना, ये है नोबल गैस कन्फिग्रेशन। नोबल गैसेस में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं या 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब तमाम एटम्स, तमाम एलिमेंट्स के तमाम एटम्स की ये कोशिश होती है कि वो अपने आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लें। ये 2 इलेक्ट्रॉन या 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करके वो नोबल गैसेस कन्फिग्रेशन अटेन कर लेंगे। स्टेबल होने के लिए वो एक दूसरे से मिलते हैं। आए इसको डिटेल में देखते हैं। डुप्लेट रूल, एटम्स टेंड टू कंप्लीट 2 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल फॉर के शेल ओनली। ये जो डुप्लेट रूल है, इसका मतलब है कि एटम्स की कोशिश है कि वो अपने पहले शेल में, अगर वही सबसे बाहर वाला शेल है, 2 इलेक्ट्रॉन्स पूरे कर लें। जैसे हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी पूरे हैं। हम जानते हैं कि हाइड्रोजन का पहला ग्रुप है, ग्रुप नंबर 1, और इसके आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन भी एक है। इसी तरह लिथियम के आखिरी शेल में भी 1 इलेक्ट्रॉन है, नीचे इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब अगर हाइड्रोजन ने हीलियम की तरह बनना है तो ये 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से गेन करेगा, तो इसकी कन्फिग्रेशन भी हीलियम जैसी हो जाएगी। या लिथियम ने अगर हीलियम जैसा बनना है तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और फिर इसका सबसे बाहर वाला शेल, ये पहला शेल हो जाएगा जिसमें ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन है, फिर भी ये हीलियम जैसा हो जाएगा, हीलियम जैसी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन गेन कर लेगा। इसी तरह ऑक्टेट रूल, एटम्स टेंड टू कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल। के शेल को छोड़ के, पहले शेल को छोड़ के बाकी तमाम शेल्स के लिए, एल, एम, एन, ओ, इन सब के लिए ऑक्टेट रूल है। ऑक्टेट रूल ये कहता है हर एटम कोशिश करता है कि अपने आखिरी शेल में या वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स को पूरा कर ले, और ये 8 इलेक्ट्रॉन्स का पूरा करना स्टेबिलिटी का बायस बनता है। आइए देखते हैं ये कैसे होता है। हाउ डू एटम्स अटेन नोबल गैस कन्फिग्रेशन? एटम्स नोबल गैस जैसी कन्फिग्रेशन कैसे हासिल करते हैं? इसके 3 तरीके हो सकते हैं। बाय लूजिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, के अपने आखिरी शेल में से कोई इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दे एटम, या अपने आखिरी शेल में कहीं से इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, या लूज कर दे या गेन कर ले, या फिर वो किसी के साथ शेयरिंग करे। ये 2 तरीके हैं, एक इलेक्ट्रॉन को लूज करना, इलेक्ट्रॉन को गेन करना, या फिर शेयरिंग करना। हमारे सामने ये सोडियम का एटम ड्रा करते हैं। हम जानते हैं कि सोडियम के एटम में प्रोटॉन्स की तादाद 11 है, तो फिर इलेक्ट्रॉन्स भी 11 होंगे, 2 पहले में और फिर 2 दूसरे में, 10 और तीसरे में 1, 11। इसी तरह इसमें प्रोटॉनों की तादाद 17 होती है क्लोरीन में, तो पहले में 2, दूसरे में 8। अब होगा ये
कि इसके आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसके आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन या तो लूज़ करेगा, तो फिर इसका सबसे बाहर वाला शेल ये बन जाएगा, और इसमें पहले से 8 पूरे हैं तो फिर ये स्टेबल हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि ये कहीं से 7 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले और इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाएंगे। इसी तरह क्लोरीन के लिए भी यही 2 ऑप्शंस हैं कि या ये इलेक्ट्रॉन अपना 1 कहीं से गेन कर ले और 8 पूरे कर ले, या ये अपने 7 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे। अब एनर्जेटिकली ज्यादा फिजिबल ये है कि ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज करे और क्लोरीन इसका 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके, मैं इसको यहां पर बना देता हूं, ये 1 इलेक्ट्रॉन आ गया, इसको हम यहां से इरेज कर देते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया। अच्छा, इस 1 इलेक्ट्रॉन के आने से कुछ तब्दीली भी आई। जैसे इसमें प्रोटॉन्स की तादाद अब 1 ज्यादा है, अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स 10 हैं और प्रोटॉन्स 11 हैं। तो इसका मतलब है कि इसके ऊपर थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज आ गया, एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। यानी अगर मैं इसको ड्रा करूं तो ये कुछ इस तरह से होगा, और इसने 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा कर लिया, इसके अंदर अब प्रोटॉन 17 और इलेक्ट्रॉन 18 हो गए, इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ गया। ये नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को खींचता है। इस खींचने की वजह से ये दोनों अब आपस में जुड़ गए। यानी एक तो ये चार्ज आया, सोडियम के ऊपर पॉजिटिव, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव। इन दोनों पर चार्ज आने की वजह से इन दोनों के दरमियान में ये अट्रैक्शन की फोर्स पैदा हो गई, जिसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये फोर्स जिम्मेदार है इन दोनों को आपस में जोड़ के रखने के लिए। इस बॉन्ड को, जिसमें एक एटम में से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे एटम में दाखिल हो जाता है और मुकम्मल तौर पर ट्रांसफर हो जाता है, उसे आयनिक बॉन्ड कहते हैं। ये आयनिक बॉन्ड कहलाएगा। आयनिक बॉन्ड वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो दो एटम्स को आयन बनाने के बाद उनको जोड़ के रखती है। चूंकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया, इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया। पॉजिटिव चार्ज वाला जो एटम होगा, अब वो एटम नहीं कहलाएगा, आयन कहलाएगा, बल्कि पॉजिटिव चार्ज वाले को कैट आयन कहा जाता है, कैट आयन। और नेगेटिव चार्ज वाले को एन आयन कहा जाता है, एन आयन। कैट आयंस पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और एन आयंस नेगेटिवली चार्ज होते हैं। लेकिन इसके अलावा भी एक तरीका है जिससे एटम्स आपस में जुड़ते हैं, वो है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे यहां क्लोरीन के जो 7 इलेक्ट्रॉन्स थे, फर्ज कर लें कि ये 7 इलेक्ट्रॉन्स और ये इसके 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। दोनों क्लोरीन के एटम्स अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, और अब इसके भी 8 पूरे हो गए और इसके भी 8 पूरे हो गए। जैसे ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे और इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे। इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से जो फोर्स वजूद में आती है, जो बॉन्ड वजूद में आता है, उसे कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। इसी तरह ऑक्सीजन के आखिरी शेल में हम जानते हैं कि 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 1 2 3 4 5 6। ये हाइड्रोजन के 2 पूरे हो गए, इस हाइड्रोजन के भी 2 पूरे हो गए, और ये ऑक्सीजन के 8 पूरे हो गए। ये है, ये भी कोवलेंट बॉन्ड है।
इसको एक मॉलिक्यूल कहा जाता है। कोवलेंट बॉन्ड के नतीजे में जो चीज़ सामने आती है उसे मॉलिक्यूल कहते हैं। ये एक मॉलिक्यूल है, वाटर का मॉलिक्यूल। दिस इज कॉल्ड ए मॉलिक्यूल। MOLECULE, मॉलिक्यूल। ये क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल्स हमेशा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से वजूद में आते हैं, यानी कोवलेंट बॉन्ड के नतीजे में जो बनता है उसे हम एक मॉलिक्यूल कहते हैं। आइए देखते हैं कि कब कोई एटम कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा और कब आयनिक बॉन्ड बनाएगा। इससे पहले हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को समझते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से मुराद है एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ, यानी किसी एटम की वो सलाहियत जिससे वो इलेक्ट्रॉन्स के शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ खींचता है। यानी इलेक्ट्रॉनों को खींचने की सलाहियत का नाम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। वो कुव्वत, वो ताकत जिससे कोई एटम इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है उसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। इसकी हम मिसाल देखते हैं। ये दो एटम्स हैं। फर्ज कर लें ये क्लोरीन का एटम है और ये सोडियम का एटम। अब जो क्लोरीन भाई साहब हैं ये स्ट्रॉन्ग हैं, ताकतवर हैं, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, जबकि सोडियम भाई साहब की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी कम है। अब होगा ये कि इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेंगे क्लोरीन भाई साहब और इलेक्ट्रॉन्स इनकी तरफ चले जाएंगे। कौन से एलिमेंट्स मिलेंगे तो आयनिक कंपाउंड बनाएंगे और कौन से एलिमेंट्स मिलेंगे तो कोवलेंट कंपाउंड बनाएंगे। जाहिर है ऐसे एलिमेंट्स जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फ़र्क ज़्यादा है वहाँ इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफ़र हो जाएगी और वो आयनिक कंपाउंड बनाएंगे। जैसे क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू जो है वो चार्ट से देखते हैं, वो है 3.0 और सोडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 0.9। इनका डिफरेंस क्या है, इनका फ़र्क क्या है? इनका फ़र्क है 2.1। 2.1 का मतलब है कि ये तो 1.7 से काफ़ी ज़्यादा है। इट मीन्स के ये बॉन्ड आयनिक होगा। जब भी दो एटम्स आपस में मिलें और उनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फ़र्क 1.7 से ज़्यादा हो तो वो आयनिक बॉन्ड बनाएंगे, और अगर उनका फ़र्क 1.7 से कम हो तो कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाटर वाली एग्जांपल में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है जी 3.4, ऑक्सी और हाइड्रोजन की है 2.1। अब इनका डिफरेंस क्या होगा? डिफरेंस बराबर है जी 1.3 के। इट मीन्स के ये 1.7 से कम है तो फिर ये कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे। सो अगर एटम्स का आपस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फ़र्क 1.7 से ज़्यादा है तो आयनिक बॉन्ड, अगर 1.7 से कम है तो कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। वैसे जनरली स्पीकिंग जो पहला ग्रुप है ये, और दूसरा ग्रुप है ये, और छठा ग्रुप है ये, और ये सातवां ग्रुप है, पहले ग्रुप का कोई भी एलिमेंट सिवाय हाइड्रोजन के, क्योंकि हाइड्रोजन मेटल नहीं है तो ये पहले ग्रुप में, बट हाइड्रोजन मेटल नहीं है, बाकी तमाम एलिमेंट्स इसमें मेटल हैं। पहले ग्रुप के, दूसरे ग्रुप के एलिमेंट्स, पहले ग्रुप के एलिमेंट्स, पहले ग्रुप में एक्सेप्शन हाइड्रोजन की, और छठे और सातवें के एलिमेंट्स जब भी आपस में मिलेंगे आयनिक बॉन्ड बनाएंगे। क्योंकि अब यहां से आप चेक करेंगे तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज का फर्क 1.7 से ज्यादा है। 1.7 की फिगर एक अंदाजा है, एक अप्रोक्सीमेशन है कि अगर 1.7 से ज़्यादा है तो आयनिक बॉन्ड है, कम है तो कोवलेंट बॉन्ड है, बट ये कोई एज सच एब्सोल्यूट फिगर नहीं है। इस चार्ट को देखें तो इसमें हमें सब एलिमेंट्स की
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज़ मिलती हैं, लेकिन चंद एलिमेंट ऐसे हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज़ मौजूद नहीं, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन वगैरह की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज़ नहीं मेंशन की गई। इसकी क्या रीज़न है? कमेंट्स में जवाब दें।